हाय बेटा, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे। पिछले दिनों मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज लग रही थी, थोड़ी सी खराब लग रही थी, जिसकी वजह से आपको एक वीडियो नहीं मिल पाया। फिर से हम लोग शुरू करते हैं अपनी उसी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में और पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो देखो बेटा, एटॉमिक रेडियस के बारे में अगर हम बात करें तो आपका एटॉमिक रेडियस आप दो तरीके से निकालोगे। कैसे कैसे? तो आप निकालोगे क्या, इन पीरियड और इन ग्रुप। ठीक है, इन पीरियड आपका कैसे होता है? तो इन पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होता है? पीरियड का मतलब आपका लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप का मतलब क्या होता है? टॉप टू बॉटम। जब आप एटॉमिक रेडियस की बात करते हो तो पीरियड में जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज होता है, और ग्रुप में एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज होता है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पीरियड में आगे की ओर चलते जाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बढ़ जाता है, और ग्रुप में जो होता है वो नंबर ऑफ सेल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बस इतनी ही बात थी, टॉपिक खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे रुको रुको, जा कहां रहे हो? इतनी छोटी सी बात अगर खत्म हो जाती तो आप लोग क्लास 10th से क्लास 11th में कैसे आते? देखो, अब देखो एटॉमिक रेडियस के बारे में कि आखिर एटॉमिक रेडियस आप लोगों के बारे में और क्या क्या कहता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एटम की, तो आप देखना कि जो आपका एटम होता है उसमें आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां पर जो आपका यहां पर क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन वॉल है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन के वॉल का होने का मतलब ये है कि अब ये आपका क्या करेगा? अब यहां पर बात ये हो जाती है कि ये आपका क्या है? एटॉमिक न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इस एटॉमिक न्यूक्लियस होने का मतलब क्या है कि यहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्टिंग करता है। इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग होने का मतलब क्या है कि जैसे अगर सपोज करो कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है और इस वाले इलेक्ट्रॉन में, तो यहां पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। ठीक है, क्या होता है? रिपल्शन होता है। न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? रिपल्सन है, और यहां पर क्या है? अट्रैक्शन है। अब इनके अट्रैक्शन की वजह से होता क्या है कि एक्चुअली ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपेल करेगा, और यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इसको अपनी साइड में खींचेगा, और इनके खींचने की वजह से होता क्या है कि आपका एसपीडीएफ सबके सबका अपना शेप जो होता है वो अलग अलग डिफाइन होता है। सबसे ज्यादा रिपल्सिव कैपेसिटी एस ब्लॉक की है, तो यहां पर देखिए आपका एस है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो इन दोनों के बीच का रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, ये वाला इसको उठा के बाहर फेंक देगा। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होगा तो यहां पर अब इसके सामने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इसके तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वह सीधे सीधे मूव नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेविंग करता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन के पास में वेव है। अब जब इलेक्ट्रॉन के अंदर वेविंग हो रही है, तो अब इलेक्ट्रॉन के अंदर वेविंग होने की वजह से अब ये क्या करेगा कि इनका क्या आप लोग रेडियस डिफाइन कर पाओगे? नहीं डिफाइन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक बाउंड्री जो है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, एटॉमिक बाउंड्री आर नॉट डिफाइंड। एटॉमिक बाउंड्री डिफाइंड है? बिल्कुल नहीं, एटॉमिक बाउंड्री डिफाइंड नहीं है।
तो अब यहां पर अगर इसकी एटॉमिक बाउंड्री डिफाइंड नहीं है तो होगा क्या कि अब यहां पर हो सकता है कि यहां से अगर आप देखो तो यहां से इसका रेडियस कुछ और है, यहां से इसका रेडियस कुछ और है। ठीक, तो अब यहां पर आप एटॉमिक रेडियस किस प्रकार से डिफाइन कर पाओगे? तो यहां पर किसी भी एटम के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए आप एटॉमिक रेडियस डिफाइन नहीं कर सकते हो। अगर हमको एटम का एटॉमिक रेडियस डिफाइन करना हो तो उसको हम लोग निकालते हैं उनके अकॉर्डिंग बॉन्ड के। ठीक है, तो जैसे उसके अंदर बॉन्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग उसके पास में एटॉमिक रेडियस होगा। तो इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि इनका बॉन्डेड स्टेट या फिर इंटरेक्शन स्टेट क्या बनता है? तो इनका बॉन्डेड स्टेट और इंटरेक्शन स्टेट, इंटरेक्शन स्टेट, तो किस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको हम लोग 4 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कैसे? चलिए जल्दी से आकर के इसको फटाफट देख लेते हैं। तो यहां पर एक आपका आता है जिसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस। दूसरा जो है वो आपका क्या है? वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल रेडियस। इसके बाद क्या है आपका? मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस। और लास्ट में आपका आ जाता है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एटॉमिक रेडियस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले हम लोग किस तरीके से इसका आयनिक रेडियस डिफाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? कोवैलेंट रेडियस के बारे में, कि कोवैलेंट रेडियस के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे कैसे काम करेंगे। सबसे पहले कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, अब कोवैलेंट रेडियस को अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम लोग कहां से डिफाइन कर पाएंगे? तो सपोज करो कि यहां पर आपका एक हाइड्रोजन है और ये आपका दूसरा वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, इनके बीच में जो बॉन्ड बना है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तभी तो बॉन्ड बनता है ना। तो देखो यहां पर आपका बन गया बॉन्ड। अब इनके बॉन्ड बनने की वजह से यहां से लेकर के और यहां तक इन्हीं के बीच की यह जो डिस्टेंस है वही आपका क्या कहा जाएगा? एटॉमिक रेडियस कहा जाएगा। और इसको यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं क्या? एक आपका मॉलिक्यूल ए है, ये आपका ए है। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं अभी तक सेम मॉलिक्यूल की ना, सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के लिए, तो ये क्या हो जाता है आपका डी ए। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए टू ए से लेकर के ए के बीच का डिस्टेंस यानी कि डी ए। अगर इसको डी ए ना बोलने का मन करे तो आप इसको और एक चीज बोल सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या? बॉन्ड लेंथ। क्या कह सकते हैं? बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं। तो अब यहां पर सेम मॉलिक्यूल के लिए अगर हमको एटॉमिक रेडियस डिफाइन करना होगा तो हम लोग क्या कहते हैं कि आर कोवैलेंट is equal to DAA upon 2। ठीक है, दिस इज द फार्मूला। सेम मॉलिक्यूल के लिए अगर आपको कोवैलेंट रेडियस निकालना होगा तो R कोवैलेंट इज इक्वल टू DAA अपॉन 2। अगर आप फार्मूला सेटअप करते हो तो आपका प्रोडक्ट आपके सामने हो जाएगा कि इनका रेडियस क्या आएगा। अगर मान लीजिए कि हमें बताना है किसी भी डिफरेंट एटम के लिए, सेम आपका मॉलिक्यूल हो गया वो तो ठीक है, यानी कि सेम मॉलिक्यूल में सेम एटम करो इसको। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका वान डेर वाल में आता है। तो सेम एटम के लिए अगर निकालना हो आर कोवैलेंट तो क्या हो जाएगा आपका DAA अपॉन 2। सपोज करो कि अगर हमको डिफरेंट एटम के लिए निकालना हो तो क्या होगा? डिफरेंट एटम, तो डिफरेंट एटम के लिए एक सपोज करो यहां पर कि ये आपका एक हो गया और यहां पर ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, इनके बीच में भी क्या डिफरेंट एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है? बिल्कुल बनता है। तो यहां पर क्या है कि अब इनके बीच का एक तो है आपका ए और दूसरा है आपका बी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका DAB। ठीक है, अब इसका DAB अगर निकालना हो तो इसका मतलब होता है क्या?
कि इसको हम लोग डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसके अकॉर्डिंग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डी ए बी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डी ए बी। ठीक, अब इसमें से क्या करता है कि आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी दे देता है और आपको रेडियस ऑफ बी दे देगा। आपसे पूछ देगा कि रेडियस ऑफ ए क्या होगा, तो यही फॉर्मूला आप निकालेंगे क्या कि आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डी ए बी का फॉर्मूला अगर आप लगा देते हैं तो आपका रेडियस वो निकल जाएगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियस निकल जाएगा। अब यहां पर बात यह आ जाती है कि अगर यहां पर वो क्या कर रहा है कि इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन अगर बात कर लो, अगर सपोज करो कि हमारे पास जो एटम दिया हुआ है अगर उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी डिफरेंट हो जाए तो क्या होगा? ये है आपका ए, ये है आपका बी, यहां पर आपको कोवेलेंट बॉन्ड बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अब यहां पर बात की जा रही है कि थर्ड स्टेप है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर डिफरेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर डिफरेंट। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट हो गई तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो उसके लिए फॉर्मूला जाता है क्या? डी ए बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यानी कि आर ए माइनस आर बी। ठीक है, यहां पर क्या था? आर ए प्लस आर बी था, यहां पर क्या हो जाएगा? आर ए माइनस आर बी माइनस 0.9 साई ए और माइनस साई बी। ठीक है, तो डी ए बी इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी माइनस 0.9 साई ए साई बी। अब यहां पर आपका बात किया जाती है कि आपका साई क्या है? तो साई क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, साई का मतलब है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी, यानी कि साई ए अगर दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? साई ए का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, साई बी का मतलब है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका? डी ए बी इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी माइनस 0.9 वाई ए माइनस वाई बी। एकदम आसान सा फॉर्मूला है, कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलते हैं और वो है आपका क्या? वान डेर वाल रेडियस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वान डेर वाल रेडियस। यहां पर क्या था कि बॉन्ड आपस में बन रहा था, लेकिन वान डेर वाल रेडियस जो यहां पर होता है वहां पर बॉन्ड नहीं फॉर्म करता। तो हम लोग बात करते हैं क्या? वान डेर वाल रेडियस की। अब बात ये बेटा क्या है कि वान डेर वाल रेडियस बनेगा कहां? हर जगह तो वान डेर वाल रेडियस बन नहीं सकता, क्योंकि वहां पर क्या कहता था कि अगर हम लोग वान डेर वाल रेडियस को अगर हम कहें तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? विदाउट एनी बॉन्ड। विदाउट एनी बॉन्ड, बिना बॉन्ड के। ठीक है, अब विदाउट एनी बॉन्ड होने का मतलब क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाता है आपका? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आपका क्या कहलाता है? वान डेर वाल रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आपका क्या? वान डेर वाल रेडियस। अब यहां पर बात यह जाती है कि ऐसा कंडीशन हम लोग पाएंगे कहां? तो ज्यादातर इसकी कंडीशन हम लोग पाते हैं कहां पर? मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स अगर आपस में हैं तो वह आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, यानी कि एक निश्चित डिस्टेंस तक। यानी कि अगर जैसे ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है, तो इन दोनों के
बीच में ये जो होता है वो इन दोनों के बीच का रेडियस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी के बीच में बॉन्ड नहीं बना है, ठीक है, बॉन्ड नहीं बना है, लेकिन ये मॉलिक्यूल भी स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल भी स्टेबल है। तो एक निश्चित स्पेस तक, एक निश्चित जगह पर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नजदीक ले आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करना भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और ये अपने आप को रिपेल करना स्टार्ट ना कर दें, इसीलिए सिर्फ उतने डिस्टेंस तक रखते हैं जितने डिस्टेंस तक ये अपने आप को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए ये फंक्शन ज्यादातर वर्क करता है कहां पर, आपके नोबल गैसेस के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली यूज्ड इन नोबल गैस। ठीक है, मोस्टली यूज्ड इन नोबल गैस या फिर मोस्टली यूज्ड इन स्टेबल प्रोडक्ट। स्टेबल प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्टेट रूल भी आपका वही डिफाइन करता है कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन रखता है या फिर अपने नियरेस्ट एटॉमिक नोबल गैस का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है। दोनों एटम यानी कि मॉलिक्यूल्स के दोनों एटम जो है वो अगर अपना नियरेस्ट एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन अगर गेन कर चुके हैं तब तो वो स्टेबल होंगे, यानी कि वो भी आपके कोई भी एक मॉलिक्यूल आपके नोबल गैस की कैटेगरी में आ जाएगा। ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, फिर भी इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, या फिर उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है कि मोस्टली यूज्ड इन नोबल गैसेस। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमको डिफाइन करना हो कि जैसे ये आपका एक H2 है, ये आपका दूसरा वाला H2 है, इनके बीच का अगर हमको निकालना हो एटॉमिक रेडियस, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ वैन डर वाल इज इक्वल टू DH2 डिवाइडेड बाई 2। बात खत्म। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज कर दीजिए, आपका एटॉमिक रेडियस सामने से कौन आया, कोई नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं मेटालिक रेडियस के बारे में। मेटल्स के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो मेटल्स के बारे में आप जानते हो कि मेटल्स कोवेलेंट नहीं बनाते, वैन डर वाल नहीं बनाते, तो क्या बनाते हैं, अरे भाई 3D बनाते हैं, 3 डायमेंशन होता है। जब कभी भी कोई मेटल होता है तो उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है। यानी कि सपोज करो, सपोज क्या, जैसे ये मान लो कि अगर हमने अपने पास में आयरन ले लिया होगा तो ये सारे के सारे आयरन जो होंगे वो 3D होंगे ना। चलो, अब इनके पास में अगर ये 3D हो गया तो ये इसका दोनों का न्यूक्लियस और इन्हीं दोनों के बीच का ये रहा आपका डिस्टेंस, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को निकालना होगा क्या, इनका रेडियस। तो हम लोग क्या करते हैं, dmm/2 इज इक्वल टू आर मेटल। ठीक है, आर मेटल, dmm/2 इज इक्वल टू आर मेटल। ठीक, अब यहां पर एक छोटा सा प्रश्न जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, BHU एंट्रेंस के एग्जामिनेशन में भी। तो क्या पूछा गया भाई कि सपोज करो कि आपके पास में दे दिया कि कोवेलेंट रेडियस यानी कि Cr दे दिया, और क्या दे दिया, वैन डर वाल रेडियस, ठीक है, और इसके बाद फिर आपको दे दिया क्या, मेटालिक रेडियस। अब यहां पर ये कह रहा है क्या कि इनमें हमको बताइए कि किनके बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा और किनके बीच में डिस्टेंस सबसे कम होगा, या फिर किसका रेडियस सबसे ज्यादा बड़ा आएगा या फिर किसका रेडियस सबसे ज्यादा छोटा आएगा। तो आपको पता है कि यहां पर जो होता है वो क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, कोई बॉन्ड नहीं है, तो सबसे ज्यादा किसमें आ जाएगा, वैन डर वाल रेडियस में। तो वैन डर वाल रेडियस में सबसे ज्यादा, इसके बाद किसमें आएगा, मेटालिक रेडियस में आएगा, इसके बाद किसमें आएगा, तब वो आएगा वो आपके कोवेलेंट रेडियस में। 3 बातें तो क्लियर हो गई आपकी, कौन कौन सा, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस और मेटालिक रेडियस। लेकिन आप लोग तो ये जानते हैं कि जहां आई केमिस्ट्री वहां आया एक्सेप्शन, और भाई डी ब्लॉक जिंदा हो और एक्सेप्शन ना आए तो हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा एक्सेप्शन कहां से आते हैं, डी ब्लॉक से आते हैं। चलो कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस देखते हैं हम लोग। तो अब यहां पर क्या होता है कि आपका वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस,
क्या देखते हैं हम लोग, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस के बारे में अगर हम बात करें तो वही हमारा पुराना वाला फंडा आ जाता है कि along a period और along a group, ठीक है। अब along a period की बात करें अगर हम लोग और along a group की बात करें तो वह क्या हो जाता है कि जैसे अगर सपोज करो कि यहां पर अगर हम along the period की बात करें तो यह क्या हो जाता है कि along a period, जैसे जैसे अगर हम लोग पीरियड के रूप में बढ़ते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, ये along a period का मतलब होता है आपका लेफ्ट टू राइट, यही होता है ना। along the period का मतलब लेफ्ट टू राइट, जैसे कि आप लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हो। अब यहां पर क्या है कि जब आप along the period जा रहे हो तो वहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जो आपका प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या है, इंक्रीज, ठीक। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि इनका न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है क्या, इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में जब इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करेगा तो लेफ्ट टू राइट जाने में इनका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन ये तब तक डिक्रीज करेगा जब तक कि वह अपने सबसे लास्ट वाले के पास में ना पहुंच जाए, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखो कि कई सारे एग्जांपल्स आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि मैं ज्यादातर एग्जांपल सेकंड वाले का ले रहा हूं, जरा सा उसको देख लेते हैं कि आपका क्या है, लिथियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब हम लोग से कह दिया जाए कि अगर हम लोग ये जो आपका मेथड पढ़ रहे हैं, इस मेथड के अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि इसका एटॉमिक रेडियस जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा और इसका एटॉमिक रेडियस जो होगा वो सबसे ज्यादा कम होगा, ठीक। लेकिन और इसका तो और ज्यादा कम हो जाना चाहिए था, लेकिन इनके बारे में हम लोग बात करते हैं बस थोड़ी देर में। सबसे पहले हम लोग इनके बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी कहानी क्या है। यहां पर आप देखो कि इसके पास में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वह कितना था, आफ्टर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता गया उनके पास में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ती गई। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जाने पर जो आपका एटॉमिक रेडियस होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। और ये जो आपका नियॉन होता है तो नोबल गैसेस के ऊपर ये रूल फॉलो नहीं होता, इसलिए यहां पर सबसे आगे जो होगा वो नियॉन आ जाएगा। तो अगर हम लोगों को एडजस्ट करना हो कि हमको इनकी घटती हुई एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग हमको अगर एडजस्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नियॉन आएगा उसका सबसे छोटा, इसके बाद फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या हो जाता है कि अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो इसमें से किसका एटॉमिक रेडियस जो होगा वो छोटा होगा, तो हीलियम का एटॉमिक रेडियस जो होगा वो बड़ा होगा और हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है। होना क्या चाहिए था, इधर तो डिक्रीज हो रहा था यानी कि हाइड्रोजन का बड़ा होना चाहिए था, हीलियम का छोटा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या है आपका हीलियम का बड़ा होता है और हाइड्रोजन का छोटा होता है, ठीक। ये रिसेप्शन है। लेकिन अगर हम सपोज करो कि अगर हम ग्रुप की बात करें, यहां पर हम लोग लिख देते हैं क्या कि आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन ग्रुप, ठीक है, या फिर अलोंग द ग्रुप, यहां पर क्या होता है आपका टॉप टू बॉटम,
जब लोग टॉप टू बॉटम चल रहे होते हैं तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज तो आपका एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे की ओर आते जाएंगे तो नीचे की ओर आने की वजह से यहां पर क्या होगा, आपका एटॉमिक रेडियस नीचे आएंगे तो न्यू सेल एडेड होंगे, और न्यू सेल एडेड होने का मतलब है कि उनका एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा। चलिए अब लोग बात करते हैं इनके कुछ एक्सेप्शन की, और सबसे अच्छा एक्सेप्शन आपको मिलता है कहां पर, आपको डी ब्लॉक में। ठीक है, और डी ब्लॉक का सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए क्या, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब तो आपको ये बड़ा क्वेश्चन आसान लग रहा होगा कि अरे सर अभी तो आपने बताया कि इधर लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो वहां पर क्या होता है कि आपका एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज करता है, पीरियड में जा रहे हैं, फोर्थ वाला पीरियड है ये आपका, तो फोर्थ पीरियड में जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एटॉमिक रेडियस तो डिक्रीज ही होने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिएगा 3D सीरीज के लिए, 4D सीरीज के लिए, 5D सीरीज के लिए और 6D सीरीज के लिए, इन तीनों सीरीज में होता क्या है कि स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम ये तीन ऐसे हैं जिनका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। इसके बाद फिर क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इनका एटॉमिक रेडियस इक्वल होता है, यानी कि वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है निकिल, कॉपर और जिंक, इनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाता है। सो गाइस अब अगर आपको कहना हो कि इनको अगर हम लोग इनके एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग अगर एडजस्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे छोटा जो होगा वो आपका सबसे बड़ा जो होगा वो आपका स्कैंडियम का होगा, फिर टिटेनियम का होगा, इसके बाद फिर आपका जिंक का होगा, इसके बाद फिर आपका वेनेडियम का होगा, इसके बाद फिर आपका कांस्टेंट चलेगा कहां पर, क्रोमियम का, मैग्नीज का, आयरन का और कोबाल्ट का। ये जो होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। इसके बाद फिर आपका क्या है, कोबाल्ट, इसके बाद फिर निकेल और कॉपर। सबसे बड़ा किसका है, तो सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस हो जाएगा आपका कॉपर, सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस होगा आपका कॉपर का, और सबसे बड़ा जो होगा वो आपके स्कैंडियम का होगा। ठीक, ये आपका ऑर्डर फॉलो करेगा। ठीक है, लग रहा था कि बड़ा आसान है, लेकिन ये वाला ट्रेंड आपका फॉलो होगा। और सेम ऐसा ही ट्रेंड, ये तो आपका 3D वाला हो गया ना, ये 3D के लिए, 4D के लिए भी सेम चलेगा, 5D के लिए भी बिल्कुल सेम चलेगा, और 6D सीरीज जो कि अभी अनकंप्लीट सीरीज है तो उसके लिए भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग इन्हीं तीन के बारे में देखिए, यानी कि 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, इनके लिए भी सेम ट्रेंड होगा। यानी कि ये सबसे लास्ट वाला उठ करके 2 के बाद में चला जाएगा, और बाकी ये 4 जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, इनका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां पर ये तो सब ठीक है, लेकिन यहां पर एक इफेक्ट भी दिखाई देता है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले ही मैंने उसको बता दिया था शेडिंग इफेक्ट के बारे में। शेड का मतलब होता है घेरा बनाना। ठीक है, तो शेड का मतलब जैसे ही हम लोग करते हैं कि घेरा बनाना, तो ऐसी कंडीशन में आप जानते होंगे कि शेडिंग कौन कर सकता है, जितने भी एटम्स होते हैं वो अपने शेप के अकॉर्डिंग शेडिंग करते हैं। और जब वो अपने शेप के अकॉर्डिंग शेडिंग कर रहे हो, तो जैसे कि आप देखते हो कि जो आपका डी ऑर्बिटल है उसमें 4 जो होते हैं वो डबल बने होते हैं, एफ में 8 बनते हैं। ठीक है, और उसमें 8 में 8 बनने की वजह से 8 या 9 बनते हैं, तो 8 मोस्टली 8 बनते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि शेडिंग किसके अकॉर्डिंग बनेगी, एस के अकॉर्डिंग बनेगी, पी के अकॉर्डिंग बनेगी, डी के अकॉर्डिंग बनेगी, एफ के अकॉर्डिंग बनेगी। तो एफ के अकॉर्डिंग बनने की वजह से वह चारों तरफ इनके इलेक्ट्रॉन फैले होते हैं, इसलिए यह ज्यादातर, यहां पर शेडिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना हम लोग, शेडिंग इफेक्ट। ठीक, और जब शेडिंग इफेक्ट में चारों तरफ इनके बीच में जो आपका न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के बीच में शेड करने के लिए अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो उनके इलेक्ट्रॉन की शेडिंग के लिए अगर कोई नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा कि एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के 57 नहीं, मतलब लेंथेनाइड है, 58 से लेकर के 71 जो कि आपका लेंथेनाइड का सीरीज है। ठीक है, 58 से लेकर के 71 तक
यहां पर क्या आ जाता है कि इनका शिल्डिंग इफेक्ट जो होता है वो डिक्रीज करता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज कर जाएगा। तो शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज, इसलिए इनका एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज कर जाता है। भले ही ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट हों, लेकिन इनका एटॉमिक रेडियस जो होगा वो इतना ज्यादा कम हो जाता है कि वह आपके डी ऑर्बिटल से भी कम होता है। ठीक है, इनका शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से इनका जो एटॉमिक रेडियस होगा वह आपके डी ऑर्बिटल यानी कि डी सीरीज से भी आपका कम हो जाएगा। ठीक, तो आगे की बात करते हैं हम लोग, और यहां पर हम लोग बात करते हैं आपके आयनिक रेडियस के बारे में, जो आपका लास्ट वाला बचा हुआ था। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, और आयनिक रेडियस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि सपोज करो कि m, इसके बाद क्या है आपका m प्लस ई, यानी कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकल करके बाहर जा रहा है तो ये इसके ऊपर प्लस चार्ज छोड़ करके जाएगा, और दूसरा क्या है m प्लस ई इज इक्वल टू m माइनस। तो जब यहां पर से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन चला आ रहा है तो उसके पास में क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कैटायन, और इसको हम लोग कहते हैं एनायन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको कैटायन कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। अब ऐसी कंडीशन में इसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होता है किसके ऊपर, बाहर से इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर आया होगा, किसका, एनायन। एनायन का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा, इसके बाद फिर किसका होगा, एटम का होगा, और इसके बाद फिर किसका होगा, कैटायन का होगा। ठीक, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर और बच जाता है, जिसके बारे में मैं क्लियर करके आपका एटॉमिक रेडियस क्लियर कर देता हूं। वह आपकी बात यह आती है कि सपोज करो कि अगर हम लोगों को निकालना हो कि जिसको हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्या हम लोग कहते हैं इसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब बेटा ये बात ये है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते किसको हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है कि जितने भी एटम मैं यहां पर लिखूं उन सभी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। जैसे अगर सपोज करो कि मैं यहां पर O डबल माइनस करूं, इसके बाद फिर आपका नाइट्रोजन 3 माइनस करूं, और आपका क्या फ्लोरीन 1 माइनस करूं, इसके बाद फिर आपका क्या सोडियम प्लस करूं, और यहां पर आपका Mg डबल प्लस करूं। तो डबल माइनस का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 10, इसके पास भी 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 इलेक्ट्रॉन 10। अब बात करके आ रहा है कि अब इनके अकॉर्डिंग ये तो सबके सब इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो आपके पास तो समस्या आ जाएगी ना कि सर सबके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन है, इनका एटॉमिक रेडियस कैसे डिफाइन करें। तो इनके पास जो का एटॉमिक रेडियस होता है या फिर इसकी जो साइज होती है वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। साइज इज एंटी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि साइज एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/z। z का मतलब क्या होता है, आपको एटॉमिक नंबर होता है, आपको पहले से ही पता है। यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे कम किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम का हो जाएगा, फिर किसका होगा, तब आपका सोडियम का हो जाएगा, इसके बाद किसका होगा, फिर फ्लोरीन का हो जाएगा, फिर किसका होगा, फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा, इसके बाद किसका होगा, तब वो आपका नाइट्रोजन का हो जाएगा। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग वही जानते रहिए कि आप जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। लेकिन डेप्थ कॉन्सेप्ट में ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे। तो ये सारे जिसमें से आपको मैंने बता दिया, आपको कोवेलेंट रेडियाई, वन डबल रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, और इसके बाद फिर आयनिक रेडियाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के भी बारे में मैंने बता दिया। आपकी बुक में जितना भी एज पॉसिबल जितना भी दिया हुआ हो एक्सरसाइज उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल के कुछ अदर प्रॉपर्टीज के भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।